अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। हमारी दुनिया का मिजाज ही ऐसा है कि कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। जहाँ किसी को अपना मफाद नज़र आए वो वहीं का हो जाता है, और जो वाकई मुखलिस होते हैं वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार की सूली पर लटके रहते हैं। ऐसा ही वाक़या मेरी दोस्त के साथ हुआ। रुसा मेरी दोस्त थी। हमारे मिजाज एक से थे, इसलिए हमारी दोस्ती मिसाली थी। ऐसी दोस्ती कम ही किसी को नसीब होती है। वो एक अमीर घराने की बेटी थी। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वकालत पढ़ने लंदन चली गई। यूं मेरी और इसकी राहें जुदा हो गई। मैंने मेडिकल में जाने का फैसला किया। दाखिला तो मिल गया, लेकिन वालिद इस बात पर राजी न थे, क्योंकि कॉलेज के अखराजात का मसला था। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वालदा के समझाने पर उन्होंने इजाज़त दे दी। अब मेरे सामने सिवाय पढ़ाई और मेहनत के और कोई रास्ता न था। शुरू में अरूसा के खतूत आते थे, लेकिन फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया और मेरा इससे कोई वास्ता न रहा। कॉलेज में मेरी कोई अरूसा जैसी दोस्त न बनी। अकेली थी, इसीलिए वो ज़्यादा याद आती थी। सच है, बचपन की दोस्ती और बाद की दोस्ती में बड़ा फ़र्क होता है। इन्हीं दिनों मेरी वाकफियत ज़ीशान से हो गई। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था। मुनफरद किस्म का लड़का था। मुझे इसकी बातें अच्छी लगती, इसलिए मैं इसके ग्रुप में शामिल हो गई। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे दिल से तन्हाई का एहसास खत्म होने लगा। जिशान के साथ दोस्ती मैं खुद को भुला बैठी थी। सोच भी ना सकती थी कि जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई इतना अच्छा इंसान मिलेगा कि इसके साथ जिंदगी उजली उजली और रास्ता रोशन नजर आएगा। जिशान ने वादा किया कि मैं तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर तनहा ना छोड़ूंगा। लेकिन हम जितने भी दिन साथ रहे, उसके बाद हमारी राहें जुदा हो गई। एक दिन हमारी ग्रुप की एक लड़की तारा ने मुझे बताया कि वो लंदन जा रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। तुम परसों मेरे घर आ जाना, क्योंकि हम सब जीशान की पार्टी कर रहे हैं। मैं तारा के घर गई और आखिरी बार इससे मिली। हमारी आंखें जुदाई के ख्याल से नम थी। उसने कहा, मैं ज़रूर लौटूंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं हौसला हार बैठी थी, लेकिन इसने हौसला दिया और मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन कर गया। उसके जाने के बाद दुनिया मेरे लिए सुनी सुनी हो गई। मैं उदास रहने लगी। अम्मी शादी की बात करती तो मैं टाल जाती। फिर मैंने एक अस्पताल में मुलाजमत कर ली। इस दौरान ज़ीशान का कोई फ़ोन ना आया। रफ्ता रफ्ता मैं इसकी तरफ से नाउम्मीद होती गई। मेरी हम उम्र लेडी डॉक्टर्स में से अक्सर की शादियां हो गई। अम्मी कहती कि तुम भी अब घर बसा लो, मगर मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान वालिद इंतकाल कर गए। दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। भाभीयों ने शुरू में मेरा ख्याल रखा, लेकिन बाद में वो भी अपनी दुनिया में मगन हो गई। यूं ही कई बरस बीत गए, लेकिन जिसका इंतजार था वो ना आया। सोचती थी कि काश एक बार इसकी कोई खैर खबर आ जाए, कोई बता दे कि वो कहाँ है, कैसा है और किस हाल में है। उसने मुझे इंतजार करने को कहा था, मगर इंतजार की भी एक हद होती है। एक दिन एक बुजुर्ग मरीज आए। उनका नाम सलाहुद्दीन था। इलाज से उन्हें फाका हुआ तो वो अकीदत से अक्सर मेरे पास आने लगे। मुझे भी इनसे मिलकर खुशी होती थी। एक दिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, तो उनके आने की इतला मिली। वो मेरे इंतजार में बैठे रहे। जब ऑपरेशन से फारग हुई तो इनके पास गई। कहने लगे, डॉक्टर बेटी, मैं आज एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरा बेटा और बहू लंदन से आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने वक़्त दे दिया। अगले दिन वो इसी वक्त पर मुझे मिलाने ले आए। उन्हें देखकर मेरी निगाहें साकत रह गई। वो मेरे लिए अजनबी ना थे। इनकी बहू और बेटा अरूसा और ज़ीशान थे। रूसा तो मुझे देखते ही खिल उठी, लेकिन ज़ीशान साकत था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। रूसा हमारे दिलों की हैरत से बेखबर अपनी धुन में बोले जा रही थी। वो पुरजोश अंदाज में बातें करने लगी। मुझे उन पर रश्क और अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। रूसा को किसी चीज़ की कमी ना थी। वो एक दौलतमंद घराने में पैदा हुई, इसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और सहूलतें मिली, और ज़ीशान जैसा शरीके ज़िंदगी भी इसे मिला। सच है, दौलत के नुकसानात कम और फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। वो अगर इतनी अमीर ना होती तो लंदन कैसे जाती, जहाँ इसे ज़ीशान मिला। इस बेवफा ने मुझे तवील इंतज़ार दिया और ज़िंदगी की खुशियाँ इसकी झोली में डाल दी। जब इंसान की अपनी किस्मत खोटी हो तो किसी से क्या गिला करना। मैंने भी गिले शिकवे दिल में दफन कर दिए। ज़ीशान ने तो मेरा जिक्र तक अरूसा से ना किया था, तो मैं क्यों करती। मैंने भी इस राज को छुपा दिया, क्योंकि मैं अपनी दोस्त की ज़िंदगी में जहर नहीं घोल सकती थी।
حیرت زدہ تھی کہ کچھ لوگ ماضی کو کتنی جلدی بلا دیتے ہیں۔ کچھ دن پاکستان میں رہ کر یہ لوگ چلے گئے، لیکن مجھے بڑا دکھ دے گئے جو میں کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن بابا صلاح الدین صاحب کے اصرار پر میں ان کے گھر گئی، جہاں ان کی بیٹی سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں اسے ذیشان کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ لندن میں روسا کے ساتھ ایک المناک حادثہ ہوا تھا جس میں اس کی عزت چلی گئی تھی۔ تب ذیشان نے اسے سنبھالا، کیونکہ دونوں آپس میں چچا زاد ہیں۔ تب ہی والدین نے شان سے کہا کہ وہ روسا سے شادی کر لے۔ اس نے ماں باپ کی التجا پر اس پریشانہ لڑکی سے شادی کر لی۔ گویا یہاں بھی ذیشان نے عظمت کا ثبوت دیا۔ میں نے تب خود کو سمجھا لیا کہ اب میری زندگی میری نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ مجھے خدا نے شاید اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ اب میری سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا، تو میں نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ اب میں پیسوں کے لیے نہیں، ضرورت مندوں کے لیے پریکٹس کرتی تھی۔ اپنے کلینک پر بھی غریبوں سے واجبی فیس لیتی تھی۔ بلا شبہ زندگی ایک ایسی شاہراہ ہے جس پر بے شمار رنگ برنگی تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں۔ یہ انسان کی آرزویں ہیں، اس کے خواب ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ کبھی یہ خواب اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ محبت بھی سفر زست کا ایک لازمی انمول انگ ہے۔ اس سے بڑھ کر پرکشش چیز شاید ہی کوئی ہو۔ کوئی اسے پا لیتا ہے اور کوئی کھو دیتا ہے۔ میں نے اپنی محرومیوں سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ انہیں بھلانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ بہن بھائیوں سے میرا مزاج بالکل مختلف تھا۔ مجھ میں اپنی ذات کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ تھا۔ بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس سے دل کی بات کہہ سکتی۔ ایک دن میری ملاقات ڈاکٹر یوسف سے ہوئی۔ وہ متاثر کن اور خاموش طبع آدمی تھے۔ انہوں نے سب سے الگ تھلگ اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی تھی۔ وہ صورت و شکل سے معمولی، مگر ان کی شخصیت بہت خاص تھی۔ میں شروع سے ہی اچھی شخصیت والوں کی پرستار رہی تھی۔ مجھے حسن سے زیادہ شخصی خوبیاں لبھاتی تھی۔ تبھی میں بھی ان سے متاثر ہو گئی، مگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور نہ ہی میں ان سے ہم کلام ہو سکی، کیونکہ وہ مجھ سے سینئر اور بہت قابل ڈاکٹر تھے۔ حالانکہ میں ہر ایک سے آگے بڑھ کر بات کر لیتی تھی، لیکن میرے دل میں شاید چور تھا کہ ان سے بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ کئی ماہ گزر گئے، میری کہانی جہاں تک تھی وہیں رہی۔ اس میں کوئی قابل ذکر موڑ نہیں آیا۔ ایک روز سنا کہ ڈاکٹر یوسف کوئی امتحان دے رہے ہیں، اس لیے اسپتال سے چھٹی لی ہے۔ تب میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں ان کے ایک ڈاکٹر دوست اشر سے ملنے چلی گئی۔ ان سے میری اکثر بات چیت رہتی تھی۔ ان سے پتہ چلا کہ یوسف 1 ماہ کی چھٹی پر ہیں۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ڈاکٹر اشر کی جہاں دیدہ نظروں نے بھانپ لیا کہ میں ڈاکٹر یوسف کو پسند کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے کہا، ربیہ، اب زیادہ دن تک تنہا نہ رہو تو اچھا ہے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ مطلب یہ ہے کہ تم بہت جلد ایک خوشخبری سنو گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی قیمتی زندگی کو رائگاں نہ کرو، بلکہ گھر بسا لو۔ ڈاکٹر اشر کا میں بہت لحاظ کرتی تھی، اس لیے ان کو جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی۔ مگر شش و پنج میں ضرور تھی کہ یار انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ ایک دن وہ آئے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب خیر تو ہے؟ کیا کوئی خوشی ملنے والی ہے؟ بس ایسا ہی سمجھو، انہوں نے جواب دیا۔ ارے بہن، قارون کا خزانہ ملنے والا ہے۔ دراصل یہ خوشی تم سے متعلق ہے۔ مجھ سے؟ ہاں، تم سے۔ پتھر میں جھونک لگ سکتی ہے نا؟ ہاں، لگ تو سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اگلے لمحے وہ مجھے ڈاکٹر یوسف کی طرح سے پرپوز کر رہے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر سے میں خوش تھی، مگر اوپر سے بناوٹی طور پر منہ بسور لیا۔ انہوں نے کہا، دیکھو ربیہ، ایسا ہیرا پھر نہیں ملنے والا۔ کیا منہ بسور رہی ہو، پاگل لڑکی؟ اب تمہاری عمر ایسی لڑکیوں والی تو نہیں کہ غصہ کرو یا شرماؤ۔ اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچو اور گھر جا کر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ اچھا، سوچوں گی۔ ہاں، اچھا ہی سوچنا۔ گھر آ کر سوچا کہ کیا میرا خواب پورا ہونے والا ہے۔ میں نے کافی عرصے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، اپنے سفید ہوتے بال بھی دیکھے جن میں سفید بال چاندی کے تاروں کی مانند جاگ رہے تھے۔ امی جان میری اس تبدیلی سے بہت خوش تھی کہ میں نئے جوڑے سلوا رہی تھی، نئے جوتے خرید لائی تھی اور ڈرائنگ روم کے پردے بدلوانے کو کہہ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کچھ شوخ رنگ بھی پسند آئے۔ ربیہ، کیا بات ہے؟ آج بہت خوش ہو؟ کیا اچانک کوئی پرانی سہیلی ملی ہے یا ترقی ہو گئی ہے؟ ہاں امی جان، کوئی پرانا دوست بھی ملا ہے اور ترقی بھی ہو گئی ہے، میں نے جواب دیا اور گنگنانے لگی۔
तो अम्मा मेरा खिला हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। खुदा करे सदा इसी तरह मुस्कुराती रहो। उन्होंने दुआ दी। माँ की इस दुआ में कितनी वसअत थी, इसका मतलब तो एक लेडी डॉक्टर ही अच्छी तरह समझ सकती है, जो सब कुछ होते हुए भी अब तक तही दामन थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अशर का फ़ोन आया। सोच लिया है? क्या फ़ैसला किया है? अम्मी जान से बात की है? वो बहुत खुश थी। मैंने जवाब दिया। उन्होंने पूछा, तुम भी खुश हो कि नहीं? पता नहीं, मैंने कह दिया। हालांकि अंदर से बहुत खुश थी और अभी तक मैंने माँ से बात नहीं की थी। बहन से बात की, कहा कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, पागल हुई हो, तुम इस उम्र में शादी करने चली हो, तुम्हारी शादी की उम्र गुजर चुकी, अब ये खेल ना खेलो। मगर मैं घर बसाना चाहती थी। मैं हमेशा एक हरे भरे कुंबे का ख्वाब देखती थी। जिशान अगर मेरी ज़िंदगी में ना आता, मुझे इंतज़ार करने का ना कहता, तो अब तक मैं भी एक चहकते महकते गुलिस्तान की मालिक होती। एक बार फिर मैंने अपने आप को आईने में देखा। अभी तक मेरा चेहरा डेढ़ उम्री का गुमियाज नहीं था। मैं तवाना भी थी, घरेलू जिम्मेदारियां उठा सकती थी। मेरा दिल बेताब था और मेरी रूह तन्हाई के सहराओं में भटकने से उकता चुकी थी। बहन से मायूस होकर खुद ही इस काम को सर अंजाम देने का फैसला कर लिया। डॉक्टर यूसुफ का इंतज़ार था। उनके आने तक खुद पर काबू रखना था। फ़ोन करके इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लम्हा लम्हा गिनते दिन कट गए। मेरी इनसे बाकायदा मुलाकात इनके इम्तिहान ख़त्म होने के बाद हुई। उन्होंने कोई वजाहत नहीं बांधी, राह रात शादी का पैगाम दिया। इनकी बेसाख्तगी ने मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद हमारी आपस में बातचीत बढ़ने लगी। कितने खूबसूरत दिन थे वो। तरस गई थी मैं प्यार भरे दो बोलों के लिए। मगर ज़िंदगी में सच्ची खुशियों का मिलना आसान नहीं। जब मैंने संजीदगी से शादी का सोचा तो मुझे अपने गिरेबान में झांकना पड़ा। बदकिस्मती से इन्हीं दिनों अंकल सलाउद्दीन ने आकर बताया कि अरूसा और जीशान आए हुए हैं और तुमसे मिलने को बेताब है। जीशान का तो पता नहीं, रूसा वाकई मुझसे मिलने को बेताब थी। वो खुद मिलने आ गई और आते ही मेरे गले लग गई। मगर जीशान हैरतो हसरत की तस्वीर बना सामने आया, चश्मे की तरह खामोश। मुझे खबर ना थी कि इसकी डॉक्टर यूसुफ से गहरी दोस्ती है। दोनों ने डॉक्टरी का एक आला इम्तिहान इकट्ठे पास किया था। लंदन में एक ही घर में रहा करते थे। कभी यूसुफ साहब ने इसका जिक्र न किया था। पाकिस्तान आकर भी दोनों मिले तो जीशान ने इनको बता दिया कि वो लड़की जो मेरे ख्वाबों में बसती है, सोते जागते जिसका ख्याल मेरे साथ रहता है, वो डॉक्टर रबिया है, जो तुम्हारे साथ अस्पताल में तैनात हैं। मुझे खबर ना थी कि और क्या कुछ डॉक्टर यूसुफ को इसने मेरे बारे में बता दिया था। बस एक नाम के सिवा माजी की हर बात अपने दोस्त से कह रखी थी, और जब नाम भी बता दिया तो वो चौंक गए। इनको अपने कानों पर यकीन ना आया। जैसे मेरा ख्वाब टूटा वैसे ही इनका भी टूट गया। यूसुफ ने मुझसे पूछा, जैसे जीशान तुमसे मोहब्बत करता है, क्या तुम भी वैसे ही अभी तक इससे मोहब्बत करती हो? ये ऐसा सवाल था जिसका मेरे पास जवाब था ही नहीं। मैंने खुद को टटोला। हाँ, अभी तक मेरे दिल के सिंहासन में जीशान की मूर्ति सजी हुई थी। वहाँ यूसुफ का कहीं अक्स तक न था। इंसान का चेहरा झूठ नहीं बोल सकता। इस सवाल पर मैं खामोश थी, मगर मेरा चेहरा बोल रहा था और वही सच था। तो क्या शादी करना तुम्हारी ज़रूरत है? तुम्हें तन्हाई का साथी और एक आबाद घर चाहिए। इस बात का तुम्हारे दिल से, तुम्हारी रूह से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस बात का दिल और रूह से ताल्लुक ना हो, जानती हो वो किस कदर बेजान होती है, जैसे कोई मुर्दा अजाब होती है। फिर यूसुफ ने कहा, रबिया, खुद को धोखा ना देना, उससे झूठ भी ना बोलना, और मुझसे। सच खूबसूरत नहीं होता, कड़वा होता है, मगर इसके सम्राट बहुत शीरी होते हैं। झूठ नफरत है मुझे, झूठ से, झूठे लोगों से और झूठी ज़िंदगी गुजारने वालों से। मैं समझ गई डॉक्टर यूसुफ क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। यह हमारी आखिरी मुलाकात थी, जिसने मुझे ज़िंदगी की ऊंच नीच समझा दी थी, और मोहब्बत को दिलों का ताल्लुक बताकर वो मुझसे जुदा हो गया था। वो ऐसा ना था जो कहता था कि मैं तुमको ज़माने से छीन लूँगा। वो तो कहता था, रबिया, यही सच है कि शान हमेशा से तुम्हारे दिल में है और हमेशा रहेगा। लेकिन अब जब वक़्त गुजर चुका है, मैं इसे कैसे बताऊं? क्योंकि इसके जाने के बाद मुझ पर ये अक़दा खुला कि ज़ीशान नहीं, बल्कि अब वही हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उसने तो फ़ौरन अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया, मगर इस वाक़ये ने मुझे तोड़ कर रख दिया। यूसुफ चले गए तो ज़ीशान भी अरूसा के साथ लंदन परवास कर गया। वो शायद चंद दिनों के लिए ही आया था, ताकि एक बार फिर मेरी दुनिया बर्बाद कर सके और मेरा घर आबाद ना हो सके। ये भी इसका एहसान था मुझ पर या फिर अपने दोस्त डॉक्टर यूसुफ पर। आज मेरा तजर्बा ये है कि जाने वालों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए,
کیونکہ پردیس گئے تو پھر وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہوتے۔